नालंदा सीट पर पहले तो जान पड़ता था कि एनडीए के जेडीयू उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार आराम से जीत रहे हैं, परंतु बाद में ये स्पष्ट हो गया कि सीपीआई-एमएल के प्रतिनिधि उम्मीदवार संदीप सौरभ मुकाबले में आ गए हैं। संदीप सौरभ 34 वर्ष के एमपी उम्मीदवार हैं और पालीगंज से विधायक हैं। पहले अपनी पार्टी के छात्र युवा संगठन के नेता थे और आयशा से जेएनयू के महासचिव चुने गए थे। बिहार में समीकरण तेजी से बना है। बदलाव सत्ता पक्ष के विरोध में आ गया है और इस वजह से जहां विपक्ष कमजोर था, वहां का उम्मीदवार भी मुकाबले में आ गया है और नालंदा दो पक्ष के बीच सीधे मुकाबले का क्षेत्र बन गया है। पटना साहिब क्षेत्र में भाजपा विरोधी मतों और साथ साथ यहां अच्छी संख्या में निवास करने वाले ओबीसी मतदाताओं का कभी भी मजबूत समीकरण नहीं बना है। दिलचस्प है कि ये सीट भाजपा उम्मीदवार के लिए रिजर्व सीट जैसी ही चली आ रही है। अंशुल अभिजीत के मुकाबले भाजपा के रविशंकर प्रसाद को चुनौती मिल रही है। नालंदा और पटना में बीजेपी और जेडीयू यानी एनडीए का अपना प्रभुत्व है। पाटलिपुत्र सीट पर तीसरी दफा चुनाव लड़ते हुए मीसा भारती रामकृपाल यादव को परास्त भी कर सकती हैं। इसकी संभावना पहले से ज़्यादा है। पाटलिपुत्र सीट 2009 में राजद ने मीसा को मैदान में उतारा था। तब राजद के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव भतीजी मीसा के मुकाबले में आने के लिए बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया। आज रामकृपाल यादव हैट्रिक बनाने के लिए लगातार मैदान में हैं। मीसा भारती 39,000 और 40,000 लगभग मतों से रामकृपाल यादव से हारती रही हैं और लालू परिवार हमेशा इन्हें मैदान में उतारता रहा है। इस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बात पर खास ध्यान नहीं दिया गया कि लालू प्रसाद परिवारवाद करते हैं। विपक्ष नरेंद्र मोदी को हराने के लिए पहले से ज़्यादा एकजुट है। तब मीसा का मैदान में डटा रहना चुनाव स्ट्रैटेजी में हिसाब से स्वाभाविक ही होगा। मीसा भारती अपने मुंह बोले चाचा और राजनीतिक प्रतिस्पर्धी रामकृपाल यादव को परास्त कर सकती हैं। विपक्ष की आशा निश्चित तौर पर इन तीनों सीट पर है। आरा लोकसभा क्षेत्र, जहां आरके सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, पहले से एमपी हैं। लोगों के लिए ट्रैक रिकॉर्ड का तरीका है। इन्होंने 5 वर्षों में क्षेत्र में क्या किया। आरके सिंह पुराने ब्यूरोक्रेट हैं और नौकरशाही में दिग्गज रहे हैं। योजना बनाना और काम कराना या करवाना अच्छी तरह जानते हैं। आरा शहर में और अन्य कुछ परियोजनाओं में आरके सिंह की भूमिका स्पष्ट नहीं है और इस तरह से सांसद निधि से काम करवाने में सफल रहे हैं। विकास योजनाओं की दृष्टि से किसी एमपी के बारे में आम राय बनने में दुविधा रहती है कि अगर कुछ इलाकों में काम हुआ तो अन्य इलाकों के लोग ज़्यादा ही नाराज़ रहते हैं। विमर्श न्यूज़ के चुनाव का माहौल बनने से पहले कोइलवर के पास गांव में आम लोगों की शिकायतों के बारे में रिपोर्ट बनाई थी। आरके सिंह का मुकाबला इंडिया गठबंधन के घटक सीपीआई-एमएल के सुदामा प्रसाद से है। सुदामा प्रसाद अत्यंत पिछड़ी जाति कैंप से आते हैं। हालांकि उनका अपना काम जाति की जगह गरीब वर्गों के आधार में रहा है। आरके सिंह के एक जवाब का वीडियो क्षेत्र में वायरल हो रहा है। आरा सीट पर नामांकन भरने के बाद और चुनाव कैंपेन शुरू होने के बाद चुनाव के मध्य तक आते आते आरके सिंह ने बहुत ही अपमानजनक तरीके से माले के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद पर टिप्पणी की। यह टिप्पणी गौर स्वर्ण मतदाताओं में जंगल की आग की तरह फैल गई। सुदामा प्रसाद ने आरके सिंह के विकास कार्यों पर प्रश्न उठाते हुए पूछा था कि वह हिसाब जारी करें कि कितने पैसों का उन्होंने खर्च किया, सांसद निधि के कितने पैसों को उन्होंने लौटा दिया। इस तरह आरके सिंह की राजनीतिक कुशलता और प्रशासनिक दक्षता पर तो सुदामा प्रसाद ने तीखे सवाल पूछ दिए थे और उसका जवाब देते समय आरके सिंह की प्रतिक्रिया के खिलाफ नाराज़गी असर दिख रही है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि उन्होंने निहायत स्वर्ण उच्च जातिवादी मानसिकता से सुदामा प्रसाद का अपमान कर दिया कि सुदामा को हिसाब देंगे। उन्होंने तू तड़ाक की भाषा में कहा कि सुदामा प्रसाद हिसाब लेने वाला कोई नहीं होता। इसके बाद बीजेपी के सामाजिक समीकरण की राजनीति में दरार लगी। आरके सिंह के साथ सक्रिय स्वर्ण अब आरके सिंह की जीत पर कुछ सवाल खड़े हो गए हैं।
काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम सिंह में सीधा मुकाबला हुआ है। अन्य क्षेत्रों के मुकाबले काराकाट में मतदान भी बहुत अधिक हुआ है और हर पक्ष अपने अधिक से अधिक वोट डालने के लिए आगे आया है। बीजेपी के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार भोजपुरी गायक पवन सिंह मैदान में हैं। इनको लेकर चर्चा भी है। ये कहा जा रहा है कि काराकाट से स्वर्ण युवा और ख़ास तौर पर वैसे युवा जो अभी तक मतदाता भी नहीं बन पाए हैं, उमड़ रहे हैं। पवन सिंह शोमैनशिप में रहे हैं, परंतु पवन सिंह अपने साथ वीडियो का उन्माद लिए चलते हैं। इस वजह से ऊंची जाति के मतदाता इस क्षेत्र की खास परिस्थिति में अपना वोट इन पर बर्बाद करेंगे, ये नहीं माना जा रहा है। कुशवाहा जाति के राजाराम सिंह के अपने मतदाता के साथ कमज़ोर तत्वों का भी विशेष योगदान है और ओबीसी जातियों राजद के प्रभाव में होने की वजह से राजाराम सिंह के पक्ष में हैं। कहा जाता है कि राजाराम सिंह का अपना मत का हिस्सा जीत के लायक नहीं, परंतु अलायंस की राजनीति में राजाराम सिंह जीत पक्की कर रहे हैं। मुकाबले में उपेंद्र कुशवाहा हैं जो एनडीए से हैं और इन्होंने आरएलएनडी नाम का अपना दल बना रखा था, जिससे एनडीए के सिर्फ एक सीट का कोटा मिला है। उपेंद्र कुशवाहा को बहुत मजबूत चुनौती राजाराम सिंह से मिल रही है। राजाराम सिंह सीपीआई-एमएल के बहुत ही मान्य नेता हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा के महासचिव के रूप में वे बिहार को किसान आंदोलन में प्रतिनिधित्व करते आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा में राजाराम सिंह बिहार से नियमित प्रतिनिधित्व किया है। जहानाबाद सीट पर सुरेंद्र यादव आरजेडी के उम्मीदवार हैं और उनके जीत की संभावना ज़्यादा पक्की है। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जहानाबाद से बीजेपी के अभी तक एमपी हैं और वह चुनाव लड़ भी रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए तो यहां से अरुण कुमार भी मैदान में हैं, जो पुराने दिग्गज रहे हैं और इस बार बीएसपी के उम्मीदवार हैं। आशुतोष निर्दलीय उम्मीदवार हैं और वह यहां भूमियार ब्राह्मण मंच बनाकर अब तक सक्रिय रहे थे। अरुण कुमार और आशुतोष की हैसियत वोट कटवा उम्मीदवार की रह जाएगी और हर तरह से यह तय है कि जहानाबाद से सुरेंद्र यादव अपनी दावेदारी पक्की कर लें। सीपीआई-एमएल को बिहार में इंडिया गठबंधन के अंदर 3 सीट का हिस्सा मिला है। तीनों का चुनाव इसी अंतिम फेज में हो रहा है। नालंदा, आरा और काराकाट तीनों में सबसे निश्चित राजाराम सिंह की जीत है। बक्सर से बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी हैं। बक्सर की सीट से अश्विनी कुमार का टिकट काटने की बात थी और यह कट गया और यहां पर मिथिलेश तिवारी को आकस्मिक रूप से उम्मीदवार बना दिया गया। पहले यह अनुमान था कि पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को बक्सर से मौका दिया जाएगा। आनंद मिश्रा ने अब इसके लिए नौकरी भी छोड़ दी थी। अंत में आनंद मिश्रा निर्दलीय चुनाव मैदान में आ गए। बक्सर सीट पर मिथिलेश तिवारी को अश्विनी चौबे के छुपे हुए विरोध का भी सामना हो सकता है। आनंद मिश्रा के निर्दलीय मैदान में आने से त्रिकोणात्मक स्थिति बन रही है। इस तरह बक्सर से बीजेपी के उम्मीदवार के जीत की पक्की गारंटी नहीं है। सुधाकर सिंह आरजेडी से बक्सर के उम्मीदवार हैं। नीतीश मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री रहते हुए सुधाकर सिंह चर्चित हुए थे। उन्होंने विभाग के भ्रष्टाचार की तरफ इशारा किया था। सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह किस क्षेत्र पर बहुत पक्का प्रभाव रखते आए हैं और लालू प्रसाद यादव के कैबिनेट में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री हुआ करते थे। सासाराम आरक्षित सीट है। एक समय जगजीवन राम जैसे दिग्गज सासाराम का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। 1952 से लेकर अपने जीवन काल तक यानी 1984 तक जगजीवन राम लगातार सासाराम का प्रतिनिधित्व करते रहे। बीजेपी से शिवेश कुमार उम्मीदवार हैं और इनका मुकाबला कांग्रेस के मनोज कुमार से है। बीजेपी ने छेदी पासवान को टिकट काटकर विश्वेश राम को टिकट दिया है। अनेक तबके ऐसे हैं जब अब बीजेपी को समर्थन दे रहे थे, इस बार कांग्रेस को अपना वोट देंगे। इस तरह सासाराम में बीजेपी का वर्चस्व बना रहे ये संदेह के घेरे में है। कांग्रेस के मनोज राम जीत भी सकते हैं।